नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र को सीखने के लिए मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जो इसका पार्ट होता है वो गणना का होता है, कैलकुलेशन का होता है, जिसके अंतर्गत हम जन्म पत्री को बनाना सीखते हैं, वर्गा चार्ट्स को बनाना सीखते हैं, दशाओं को निकालना सीखते हैं। इस तरह की काफी चीजें हम यहाँ पे सीखते हैं। लेकिन जो दूसरा पार्ट होता है ज्योतिष शास्त्र का वो होता है प्रिडिक्शन का या फलित का होता है। लेकिन इसके अलावा भी ज्योतिष शास्त्र में हमें काफी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि काल की जब गणना की जाती है तो वहां पे उसका जो मुख्य और सर्वप्रथम आधार होता है वो होता है वर्ष। वर्ष आप सभी जानते हैं, एक वर्ष होता है जिसमें 365 दिन होते हैं। और इनका जो प्रयोग होता है वो मुख्य रूप से ज्योतिष शास्त्र में और मुहूर्त में भी किया जाता है। मुहूर्त में जैसे कि मुंडन संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है, विद्यारंभ संस्कार होता है या विवाह संस्कार होता है, वहां पर किया जाता है। लेकिन हम ज्योतिष शास्त्र में या मुहूर्त में 3 तरीके के वर्षों का प्रयोग करते हैं। वैसे तो हम नॉर्मल लाइफ में एक तरीके का वर्ष ही जानते हैं जो कि सौर वर्ष होता है, 365 दिन का होता है। तो यहाँ पे 3 तरीके के वर्ष हम जानेंगे आगे के वीडियो में। तो मैं सबसे पहले इनके नाम आपको बताती हूँ। पहला तो हो गया सौर वर्ष, दूसरा हो गया हमारा चंद्र वर्ष, तीसरा होता है हमारा बृहस्पति वर्ष। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले चंद्र वर्ष पे बात करूंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है और कई अच्छी जानकारियां आज आपको मिलने वाली हैं। किस तरीके से जो नक्षत्र होते हैं वो चंद्र वर्ष से, चंद्र मास से जुड़े होते हैं। और यहाँ पे आपको अधिक मास को निकालना, उसको कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी आपको बताया जाएगा, और अधिक मास क्यों होता है ये भी बताया जाएगा। और इसके अलावा एक स्पेशल चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, वो है इन चंद्र मास के वैदिक नाम। पहले तो चंद्र मास ही आम जन को उनके नाम पता नहीं होते हैं, बहुत कम लोगों को पता होते हैं आजकल के समय में। उस पर भी इसका जो वैदिक नाम है, मुझे पूरी उम्मीद है आप में से किसी को भी पता नहीं होगा। तो वीडियो में बने रहिएगा और जानिए कि वो कौन से नाम हैं। बड़े स्पेशल नाम है वो सारे। तो सबसे पहले हम चंद्र मास पे यानी कि चंद्र वर्ष पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि चंद्र वर्ष कैसे बनता है, कैसे कैलकुलेशन वगैरह होती है, ये सारी चीजें जान लेते हैं। तो जो एक चंद्र वर्ष होता है वो 12 चंद्र मास से मिलकर के बना होता है। एक चंद्र मास की जो अवधि होती है वो होती है 29.53 दिन, यानी कि 29.53 डेज। और अगर आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 से गुणा करते हैं, तो हमको 354.36 दिन प्राप्त होते हैं, यानी कि 354.36 डेज हमें प्राप्त होते हैं। तो ये 354.36 दिन जो हैं वो एक चंद्र वर्ष की टोटल अवधि है। जबकि आपको पता है कि एक सौर वर्ष जो है वो 365 दिन का होता है। तो जो चंद्र वर्ष होता है वो उससे लगभग 10 दिन छोटा होता है। और ये जो चंद्र मास हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि इनका जो नामकरण किया गया है वो सायन के अनुसार उस चंद्र मास की पूर्णिमा तिथि को जो नक्षत्र पड़ता है उस नक्षत्र के आधार पे रखा गया है। जो नक्षत्र उस दिन होता है उसी के आधार पे उस मास का नाम है। तो चलिए, मैंने इसकी एक टेबल बना रखी है। टेबल में मैं आपको ये भी बताती हूँ किस नक्षत्र के आधार पे कौन सा नाम रखा गया है। साथ ही इन चंद्रमास के वैदिक नाम भी मैं आपको वहीं पे बताती हूँ। ये देखिए, ये टेबल बना रखी है चंद्रमास। तो पहले वाला जो हमारा कॉलम है उसमें सारे मास लिखे गए हैं, चंद्रमास के नाम। दूसरे वाला जो कॉलम है हमारा, उसमें जो नक्षत्र पड़ता है पूर्णिमा तिथि को वो लिखा गया है। और तीसरे वाले कॉलम में जो इनके वैदिक नाम हैं वो लिखे गए हैं। तो सबसे पहले हम मास के नाम जानते हैं। और शायद आप में से कम ही लोगों को इनके नाम पता होंगे। आजकल लोगों को ज़्यादातर जो इंग्लिश महीनों के नाम है वो ही पता होते हैं, जनवरी फरवरी ये नहीं पता होते हैं। तो ये हैं चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। अब जो चैत्र मास है उसकी पूर्णिमा तिथि को जो नक्षत्र पड़ता है वो है चित्रा नक्षत्र। तो इसी नक्षत्र के आधार पे इन्होंने इस मास का नाम रख दिया चैत्र मास। चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है। फिर जो बैसाख मास की पूर्णिमा को पड़ता है विशाखा नक्षत्र पड़ता है, और विशाखा नक्षत्र
देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, इसके आधार पे इसका नाम रख दिया गया बैसाख मास। फिर ज्येष्ठा नक्षत्र आता है जो कि बुध का नक्षत्र है, ज्येष्ठा के आधार पे नाम रख दिया गया ज्येष्ठ मास। फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वो शुक्र का नक्षत्र है, इसके आधार पे नाम रख दिया गया आषाढ़ मास। फिर श्रवण नक्षत्र के आधार पे श्रावण, पूर्व भाद्रपद के नाम पे भाद्रपद, अश्विनी के नाम पे आश्विन, कृत्तिका नक्षत्र के नाम पे कार्तिक, मृगशिरा नक्षत्र के नाम पे माघशीर्ष, पुष्य नक्षत्र के नाम पे पौष, मघा के नाम पे माघ, फागुनी के नाम पे फागुन। ये तो पूर्णिमा पे पड़ने वाले नक्षत्र के आधार पे नाम पड़ गए। अब इनके जो वैदिक नाम है वो भी हम जान लेते हैं। चैत्र मास को मधु मास भी कहा जाता है। क्या आपने सुना ही होगा कई बार लोगों के मुंह से कि ये मधु मास चल रहा है, वो चैत्र मास को कहा जाता है। जो बैसाख होता है उसको माधव कहा जाता है, और ज्येष्ठ मास को शुक्र कहा जाता है, आषाढ़ को शुचि कहा जाता है, श्रावण मास को नभ कहा जाता है, वैदिक नाम है ये। भाद्रपद मास को नभस कहा जाता है, आश्विन मास को ईश कहा जाता है, कार्तिक मास को ऊर्जा कहा जाता है, माघशीर्ष मास को सेहा कहा जाता है, पौष मास को साहस्य कहा जाता है, माघ मास को तप कहा जाता है, फागुन मास को तपस्या कहा जाता है। अब ये अगर आप लोगों को जानकारी हो जाएगी तो जब कभी भी आप कोई मुहूर्त निकलवाएंगे किसी से भी, पंडित से, ज्योतिषी से, तो वहां पे जैसे ही वो बोलेंगे आपको कि चैत्र मास की इस तिथि को ये मुहूर्त पड़ रहा है, तो आपको एकदम पता लग जाएगा कि ये चैत्र मास है। तो ये हमें इसकी जानकारी होनी जरूरी है। या कई बार बहुत पुरानी जो जन्म पत्रियां होती थी उनमें ये वैदिक नाम लिख दिए जाते थे कि इस मास में बच्चे का जन्म हुआ है। तो हमें ये वैदिक नाम पता होने भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम सभी को होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो एक चंद्र वर्ष हमारा निकला था वो आया था 354.36 दिन, और एक सौर वर्ष की अवधि होती है 365.25 दिन। तो लगभग 10 दिन का अंतर आ जाता है। तो इससे क्या होता है, हर साल जो चंद्र वर्ष है वो 10 दिन पीछे हो जाता है। अब क्या होगा, इससे जो समय अंतराल है वो दोनों में बढ़ता जाएगा। तो इस समय अंतराल की पूर्ति के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए, हर 3 साल के बाद, हर 3 साल में क्या होगा, 10-10-10 करके 30 दिन इकट्ठा हो जाएंगे, एक महीना इकट्ठा हो जाएगा, तो वहां पे अधिक मास आ जाता है। इस तरीके से अधिक मास की गणना की जाती है। तो ये जो अधिक मास होता है ये इसलिए भी किया जाता है क्योंकि जो खगोलीय गणना है हमारी वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल सके। और इस अधिक मास को मल मास भी कहा जाता है। इस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इसकी बहुत ज्यादा महत्ता होती है। जो लोग जानते हैं इस बारे में उन्हें पता होगा। मैं आगे आपको इसके बारे में और भी बहुत कुछ बताऊंगी। समय की कमी के कारण इस वीडियो को मैं आज यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप अपने विचारों को, अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करिएगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।